जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स का दूसरा चैप्टर वर्मफॉर्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया है वर्मफॉर्ट में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पे पड़ा हुआ है वो वीडियो, आप उसको देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम वैद्युत स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का वर्मफॉर्ट देखने वाले हैं। उससे पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो देखो, यूपी बोर्ड का एग्जाम बहुत पास आ चुका है, अभी भी 1 महीने से ज़्यादा टाइम बचा हुआ है। तो अगर आपने अभी स्टार्ट किया है तो कोई बात नहीं, आप अभी भी कंप्लीट कर सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। तो आप एक एक चैप्टर डेली एक एक चैप्टर करते जाइए। किसी चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। आप वीडियो उठाइए। अगर आपने पहले से नोट्स बनाए हैं तो नोट्स मत बनाइए, केवल शॉर्ट नोट्स छोटे छोटे टॉपिक में लिख लीजिए। नहीं तो आप केवल वीडियो को देखिए, समझिए और फार्मूला शीट बना लीजिए कि इस चैप्टर में कितने फार्मूले हैं, उसको हम लिख लें एक जगह। और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आ चुके हैं उनको भी आप साथ साथ में करते रहिए, ठीक। तो हम आज चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो हमारे चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो उसमें पहली हेडिंग जो है वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर क्या होता है भैया? देखो, जैसे मान लो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र हो गया ना, जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के अंदर जैसे मान लो ये 2 पॉइंट हो गए ए और बी, ठीक। हम एक लेंगे परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्या होता है भैया? टेस्ट चार्ज, जिसको हम लेते हैं टेस्ट करने के लिए, ठीक। मान लो कोई परीक्षण आवेश यहाँ पे है Q0, ठीक। ये क्या है? परीक्षण आवेश। एक नंबर में ये भी कभी कभी पूछ सकता है कि परीक्षण आवेश क्या होता है, तो आप वहाँ पे सिंपल से लिख दीजिएगा कि जिसको हम टेस्ट के लिए उपयोग करते हैं, या तो मान लो परीक्षण के लिए जिस आवेश का उपयोग करते हैं उसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं, ठीक। तो अब परीक्षण आवेश को मान लो हम यहाँ इस बिंदु पे था Q0, अगर हम इसको उठा के यहाँ पे ले आए तो यहाँ से यहाँ ले जाने में कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक। वो जो काम होगा, परीक्षण आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य को तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक। पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं, हेडिंग लिख लिए हैं, डिफिनीशन लिखते हैं कि आप भी मेरे साथ साथ लिखते चलिए। वैद्युत क्षेत्र के भीतर परीक्षण आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य जो नहीं लिखते हैं। किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक। विद्युत क्षेत्र के भीतर परीक्षण आवेश को
जैसे मैंने यहाँ पे समझाया ना, ये परीक्षण आवेश है, इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य किया गया है तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ये सिंपल सी इसकी डिफिनीशन है, ठीक। अब मान लो हम इसको भी V से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत विभव को भी विभवांतर को भी, नहीं विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं, विभवांतर को अभी मैं बताता हूँ, ठीक। जैसे V से, जैसे अब विभवांतर हमेशा भी जब भी होगा दो बिंदुओं के बीच होगा ना, विभवों का अंतर होगा, इसको हम ऐसे V से नहीं बल्कि VA माइनस VB, ठीक। विभवांतर को भी V से करते हैं, विभव को भी, कोई इतना दिक्कत है नहीं, बस यहाँ हम समझाने के लिए VA माइनस VB लिख रहे हैं। यहाँ पे जो विभव होगा और यहाँ पे जो विभव होगा, इन दोनों के बीच का अंतर, VA माइनस VB को हम क्या लिखेंगे, किया गया कार्य, किया गया कार्य अपान में क्या, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, ठीक। किया गया कार्य मतलब यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य किया गया है उसको मान लो हम W से लिख देते हैं, और परीक्षण आवेश Q0, तो हमारा फार्मूला क्या आ गया, VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0, ठीक। ये सिंपल सी चीज है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसका हम मात्रक लिख लेते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और ये वोल्ट, और ये फाई मात्रक क्या होता है, जूल पर कूलाम। मात्रक आप जरूर से याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में एक नंबर में भी पूछ सकता है, और जब आपको डिटेल में पूछेगा कि वैद्युत विभवांतर की परिभाषा सहित, या ऐसे पूछता है ना क्वेश्चन, परिभाषित कीजिए, तो आप परिभाषा लिखिएगा, उसके बाद इसके फार्मूले को लिखिएगा, फिर मात्रक, और उसका अगर विमा पूछ लेता है एक दो नंबर में, विमा निकालना मैं बता देता हूँ यहाँ पे, विमा कैसे निकालेंगे, ठीक। विमा निकालने के लिए हमें जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम, जूल को जे से डिनोट करते हैं और कूलाम को के से। जूल क्या होता है, एक मिनट, तो इसका मात्रक क्या हो गया, वोल्ट या जूल पर कूलाम, ठीक। ये इसका नॉर्मल मात्रक है, ये क्या है, एसआई मात्रक। तो अब हम इसकी विमा भी देख लेते हैं, विमा कैसे निकालेंगे, देखो विमा को निकालने के लिए हम पहले मात्रक लिखते हैं, इसको हम थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। यहाँ पे W है, W मतलब वर्क, कार्य को हम ऐसे, कार्य का फार्मूला क्या होता है, बल गुणे दूरी, मान लो बल को F लिख लिए, दूरी को D, ठीक। ये होता है, फार्मूला पहले लिखते हैं, उसके बाद अगर हमें सीधा बल की विमा पता है सीधा इसको लिख देंगे, ठीक। और नीचे क्या है, आवेश, मतलब आवेश की विमा मात्रा क्या होता है, कूलाम, ठीक। बल की विमा हम सीधा लिख देते हैं, बल की विमा क्या होती है, mLT की पावर -2, और D की विमा क्या हो जाएगी, L। D क्या है, दूरी, डिस्टेंस या लंबाई, उसकी विमा L होती है। इन सबको हम ब्रैकेट मतलब बड़े वाले ब्रैकेट में लिखते हैं, ये तो सिंपल सी चीज़ है। और कूलाम को AT, कूलाम की विमा AT होती है, ठीक। एक मिनट, अब ये नीचे वाली चीजों को हम ऊपर ले जाते हैं, अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, mLT की पावर -2 है, एक T नीचे है, ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, -3, यानी एक माइनस बढ़ जाएगा, और L तो सेम ही रहेगा, नहीं L भी 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक L है, एक L यहाँ पे है,
तो क्या हो गया ml² t⁻³ और ये हो जाएगा, ये नीचे है ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। तो इसकी ये विमा हो गई। ठीक, इसकी विमा हो गई, ये मात्रक हो गया वोल्ट या जूल पर कूलाम, दोनों मात्रक हैं। उसके बाद फार्मूला ये हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हम अब पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। देखो यह एक डेरिवेशन है ना, ऐसे आपको एग्जाम में पूछेगा कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत आवेश का व्यंजक ज्ञात कीजिए या व्यंजक प्राप्त करिए। तो ये हमारा हम डेरिवेशन निकालने जा रहे हैं। व्यंजक, ठीक। देखो एग्जाम अब पास में आ गया तो हमें स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड अपनी बढ़ाया हूँ। तो आप भी सोचने की या समझने की स्पीड थोड़ी सी बढ़ाइए। देखो एग्जाम जब पास में आता है ना, चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में भी आती। मैं सिंपल सी बातों में डिस्कस कर रहा हूँ, आप भी समझते चलिए। जहाँ ना समझ में आए वीडियो को एक बार थोड़ा सा पीछे करके देखिएगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक, आपके डाउट का। तो इसको हम देखते हैं बिंदु आवेश के कारण विभव। देखो पहले हम बिंदु आवेश ले लेते हैं। जब बोला बिंदु आवेश के कारण विभव, ये बिंदु आवेश हो गया ना। अब इससे r दूरी पर हम एक पॉइंट P ले लेते हैं, ठीक। r दूरी पर बिंदु ले लिए P, ठीक। और इससे एक छोटी सी दूरी ले लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं dr। यहाँ पे हमारा क्या है, परीक्षण आवेश, ठीक। और इस परीक्षण आवेश को हम कहाँ से ले आए हैं, इन्फिनिटी से, अनंत से, मतलब पता ही नहीं है कहाँ से ले आए हैं, बस यहाँ ले आए हैं, ठीक। और मान लो यहाँ Q से Q0 के बीच की दूरी जो है वो है r, ठीक। अब इसको आप एक बार लिख लीजिएगा कि माना एक बिंदु है, मान लो एक बिंदु O है, वहाँ पे Q आवेश है और उससे P दूरी, R दूरी पर एक बिंदु P है और उससे dr दूरी पर यानी छोटी सी दूरी पर परीक्षण आवेश Q0 है, जिसको हम अनंत से लेके आए हैं। इतना आप लिख दीजिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कि ये r माने तो इसको हम x मान लेते हैं, गलत, थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक। अब हम देखेंगे कि इस Q के और इस Q के बीच लगने वाला बल, ठीक। एक एक स्टेप मैं करता चलता हूँ, आप भी समझते रहिए, ठीक। Q तथा Q0 के बीच बल, Q तथा Q0 के बीच बल, इसको हम कैसे निकालेंगे, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम का सिंपल का फार्मूला है 1/4πε0 Q1 के स्थान पे कैपिटल Q है और Q2 के स्थान पे Q0 है, अपान में इनके बीच की दूरी का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, ठीक। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q0 अपान x स्क्वायर, समीकरण 1 ही रहने देते। k क्यों लिखें भैया, हम 1/4πε0 को k इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी इसको हम कई बार लिखेंगे तो हमारा समय बचेगा k लिखने से, बाद में इसकी वैल्यू हम सेम टू सेम पुट कर देंगे। ऐसे आप लिख लीजिएगा कि हम 1/4πε0 इक्वल टू k लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब दूसरी चीज हम क्या देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये जो परीक्षण आवेश है इसको P बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, ठीक। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा कि परीक्षण आवेश Q0 को dx ले
ले लेते हैं इसको, डी आर नहीं, डी एक्स दूरी विस्थापित, एक्स दूरी विस्थापित क्या सिंपल लिख लेते हैं, तक ले जाने में किया गया कार्य। किया गया इसको हम छोटा छोटा इसलिए लिख रहे हैं ताकि पूरा डेरिवेशन एक ही बार में आ जाए। ठीक, तो कार्य का फार्मूला क्या होता है, W इक्वल टू डी यानी दूरी गुणे बल, या लिख रहे हैं बल गुणे दूरी। ठीक, ऐसे होता है ना, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। आपने 11th में पढ़ा होगा सदिश रूप में, जब वैसे नॉर्मली लेते हैं तो क्या लिखते हैं बल गुणे दूरी, लेकिन जब सदिश फॉर्मेट में लेते हैं क्या लिखते हैं वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा। अब इसको मत पूछना भैया कॉस थीटा कहाँ से आया, अगर आपने 11th में पढ़ा है तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ कि जब हम दो सदिशों का गुणनफल करते हैं तो यही हो, तो उनको जैसे मान लो यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है तो हम क्या लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी है तो एफ डी कॉस थीटा, ऐसे लिख लेंगे। बस ये आप मान लो हाँ ऐसा होता है अगर आपने 11th में नहीं पढ़ा है। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि जब इस आवेश को हम इधर ले आएंगे, जब परीक्षण आवेश को हम इधर ले आएंगे, मान लो इधर लाते हैं, तो ये परीक्षण आवेश भी जब यहाँ आएगा तो ये वाला आवेश इसको दूर धकेलेगा, इसके इस साइड बल लगाएगा। ठीक, तो बल का हम पहला समीकरण लिख चुके हैं, तो उसकी जगह हम पुट कर देते हैं के क्यू क्यू नॉट अपान में एक्स स्क्वायर, और ये दूरी क्या है, ये वाली दूरी डी एक्स है। अभी हम केवल इतने की बात कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे डी एक्स ले रहे हैं इतनी दूरी के लिए। ठीक, तो क्या हो गया के क्यू वन क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कॉस थीटा, कॉस थीटा। देखो अब थीटा क्या होगा भैया, थीटा यहाँ पे देखो ये परीक्षण आवेश इसको इधर ले जा रहा है, ये इसको धक्का इधर दे रहा है, तो इनके बीच में थीटा कितना बन रहा है, एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक, थीटा की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 180 अंश। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट अपान में एक्स स्क्वायर डी एक्स और कॉस 180 डिग्री। ठीक, कॉस 180 अंश का मान क्या होता है -1। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के क्यू क्यू नॉट अपान में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, -1 का सीधा आगे गुणा कर देते हैं, -1 होगा कॉस 180 अंश का मान क्या होगा -1, तो -1 का गुणा करेंगे ये आगे ही माइनस आ जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया W, इसको मान लो हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, अब हम यहाँ लिखते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने क्या देखा था, परीक्षण आवेश Q नॉट को dx दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य। dx दूरी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि छोटी सी दूरी है, जब छोटी सी दूरी के लिए हम ले आएंगे तो यहाँ पे काम थोड़ा सा होगा, तो उसको हम क्या लिख देंगे dw। ठीक, यहाँ पे भी हो जाएगा dw यानी थोड़ा सा काम। अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। ठीक, देखो अनंत से r दूरी तक यानी यहाँ तक हमने r माना है ना, यहाँ P बिंदु तक, यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक, देखो अनंत से r दूरी तक
लाने में जो कार्य किया गया उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। ये जो अनंत से यहाँ तक जो हम लाए हैं थोड़ी दूरी तक, उसमें जो किया गया कार्य है, अगर हम इसका समाकलन कर दें तो वो पूरा आ जाएगा जो हम ज्ञात करना चाहते हैं। देखो समाकलन का काम ही यही होता है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वो नहीं पढ़े होंगे तो आप समझ लीजिए कि जब हम इसको समाकलन करेंगे तो यहाँ तक की जो किया गया कार्य है उसको हम समाकलन करेंगे तो यहाँ आर तक लाने में जो किया गया कार्य है वो ज्ञात हो जाएगा। ठीक, तो हम इसको लिख लेते हैं समीकरण 2 वाले। डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, माइनस के क्यू नॉट अपान में एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, अब दोनों तरफ हम समाकलन कर देते हैं। इसमें हम लिमिट लगाएंगे 0 से लेके w तक, और यहाँ पे अनंत से लेके r तक। हमने पहले ही बोल दिया ना, अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य, तो अनंत से r तक। ठीक, जो मैथ्स वाले हैं उनको आसानी से समझ में आ जाएगा, जो बायो वाले हैं वो बस इतना समझ लें कि काम को हम समाकलन कर रहे हैं 0 से लेके w तक और अनंत से लेके r दूरी तक इस साइड का समाकलन कर रहे हैं। ठीक, बस इतना समझ लीजिए। ठीक, तो इसको हम समाकलन करते हैं। जब इसका हम समाकलन करेंगे ये क्या आ जाएगा, w। डी डब्ल्यू का समाकलन करेंगे w आ जाएगा। ठीक, 0 से लेके w तक। ठीक, और इस तरफ माइनस के को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि के में कांस्टेंट ही है और कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता। अगर हम करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो के क्यू नॉट, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, 1 अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स। हम केवल इसका समाकलन करेंगे, वो कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से आर तक। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। देखो जब समाकलन में हम लिमिट लगाते हैं 0 से w तक, तो जब उसको हम सॉल्व करते हैं क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसकी जगह अपर लिमिट क्या है w, लोअर लिमिट क्या है 0। ठीक, सिंपल ही चीज़ है, w माइनस 0। ठीक, अब इसको ऐसे लिख देते हैं के क्यू नॉट। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से आर तक ऐसे रहने से एक्स पावर माइनस 2 डी एक्स। ठीक, अब देखो समाकलन का एक फार्मूला होता है एक्स पावर एन डी एक्स, ऐसे लिखते हैं। समाकलन का ये फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1। ये फार्मूला, इसको एज इट इज लगा देना, इसमें कुछ नहीं करना। ठीक, तो यहाँ पे भी एक्स पावर एन जैसा दिख रहा है, एन की जगह क्या है -2, बाकी चीज़ें सेम है। ठीक, बाय वाले जो भी है तुम आसानी से समझ जाओगे। देखो बस एन की जगह -2 है, तो यहाँ पे एन की जगह यहाँ पे क्या है एन प्लस 1, वहाँ पे हम लिखेंगे -2 प्लस 1। नीचे क्या है एन प्लस 1, वहाँ भी लिखेंगे -2 प्लस 1। ठीक, इसको हम मान लो और आगे सॉल्व करते हैं, ये हमारा आ जाएगा w इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट। इसको हम क्या लिखेंगे, x की पावर -2 प्लस 1 अपान में -2 प्लस 1। ठीक, बस उसी फार्मूले को हम अप्लाई कर दिए हैं इन्फिनिटी से लेके r तक। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आगे हम और चलते हैं, माइनस के क्यू नॉट। अब ये क्या हो जाएगा, x की पावर -1 और नीचे आ जाएगा -1, इन्फिनिटी से लेके r तक। ठीक, और आगे हम चलते हैं। बस भले इसका प्रोसेस बड़ा है लेकिन चीज़ें एकदम सिंपल है, एक एक स्टेप अगर आप करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, समझ में आते ही जाएंगी चीज़ें। के क्यू नॉट, ये देखो -1 नीचे है तो ये माइनस चाहे यहाँ रख लें, फिर क्या हो जाएगा -1 अपान एक्स। ये x की पावर -1 है तो ये नीचे चला जाएगा। ठीक, x की पावर -1 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1 अपान एक्स। x ऊपर आ जाता है तो -1 हो जाता है। ठीक, ये सिंपल सी चीज़ है, इसको आप समझ लीजिए। इसको बस मैंने आपको समझने के लिए बताया है।
ठीक। और लिमिट अभी भी है इन्फिनिटी से लेके आर तक। अब हमने यहाँ पे क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब सेम चीज़ हम वहाँ पे करेंगे, ठीक। माइनस के क्यू क्यू नॉट देखो ये माइनस, इसको बाहर ले लेते हैं क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने जा रहे हैं, वहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम इस माइनस को पहले से कॉमन लेंगे, ठीक। 1/x, एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, आर, 1/r माइनस 1/, ठीक। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। नहीं, अभी हम इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं। देखो 1/∞ की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस के क्यू क्यू नॉट, ये माइनस बाहर आ जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे जो माइनस है इसको हम बाहर लाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस का माइनस से गुणा करेंगे, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, के क्यू क्यू नॉट, अंदर क्या बचा, 1/r, ठीक। ये क्या वैल्यू आई हमारी, W की, ठीक। देखो अभी तक हमने इसको मान लो समीकरण 3 मान लेते हैं। हमने 3 चीजें सॉल्व की है। पहली क्या, F इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर, इन दोनों के बीच बल निकाला था, इस आवेश और इस आवेश के बीच, ठीक। यहाँ पहला समीकरण। फिर हमने क्या किया, परीक्षण आवेश क्यू नॉट को dx दूरी तक जो खिसकाया है उसमें जो कार्य किया गया उसको हमने निकाल लिया, ठीक, स्टेप वाइज। अब उसके बाद हम क्या किए हैं, तीसरा चीज क्या है, अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। ये अनंत पे आवेश था, इसको r दूरी तक यानी यहाँ तक P बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वो हो जाएगा जो हमने अभी निकाला है, के क्यू क्यू नॉट इंटू 1/r, ठीक। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक। तो हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं एक जगह पे, मान लो यहाँ वाला। तो हमारे W की वैल्यू क्या आई है, अब की हमने माना था ना कि 1/4πε0 को हमने के मान लिया था, ठीक। तो के की जगह हम फिर से लिख देते हैं 1/4πε0। आप वीडियो पीछे करके देखिएगा, समझ में आएगा, ठीक। मैं यहाँ पे मिटा दिया हूँ, क्यू क्यू नॉट अपान में आर, ठीक। अब देखो विद्युत विभव का हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, V इक्वल टू W/Q0, ठीक। तो यहाँ पे हम W की वैल्यू लिख देते हैं, W को समीकरण 3 है ही, वहाँ पे भी लिखिए। तो इसको हम लिख देते हैं 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट अपान आर, और पूरे का बटे क्या हो जाएगा, क्यू नॉट। तो क्यू नॉट कैंसिल, V का फार्मूला क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q/r, ठीक। ये हमारा फार्मूला आ गया, ठीक। यहाँ पे समझ में आया, क्यू नॉट को से काट दिए हैं, बस वर्क का जितना भी आया था वैल्यू उसको यहाँ पे रख दिए, और विद्युत विभव का जो फार्मूला होता है उसमें हमने रख दिया। जब क्यू नॉट से कट जाएगा तो ये चीज़ बचेगी, यही हमारा फार्मूला है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक। क्वेश्चन दिया है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। ये देखो क्वेश्चन 2016 में आ चुका है, हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। देखो न्यूमेरिकल से बहुत बच्चों को डर लगता है, तो इसको हम बेसिक पे तोड़ेंगे। पहले क्या दिया है और क्या पूछा है उसको लिख लेंगे, ठीक। तो क्या दिया है, त्रिज्या दी है, पहले हम इसको सॉल्व,
त्रिज्या की वैल्यू कितनी दी है, त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, 1 सेंटीमीटर, और आवेश यानी क्यू, आवेश कितना दिया है, 1 कूलाम। ठीक, पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। हमें पृष्ठ पर विभव की गणना करना है। देखो आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी में भी ऐसे लिखना है, अगर कोई न्यूमेरिकल दिया है आप वहाँ प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे वो तो पहले ही, लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे जो जो चीज़ दिया रहेगा ऐसे लिख लेंगे, और जो पूछा है उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक, तो इसका हम थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को, मान लो ये कोई एक गोला हो गया, वृत्त नहीं गोला, गोला मतलब जैसे गेंद होती है ना, वो अंदर से भरी हुई होती है, वो गोला। ठीक, मान लो यहाँ पे इसका केंद्र है ना, बोला है कि 1 कूलाम आवेश देने से पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। इसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक, मान लो आवेश यहाँ पे क्यों होगा। अब बोला है कि पृष्ठ पर, यहाँ पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है इसका, इस पे हमें विभव निकालना है। ठीक, तो त्रिज्या को पहले हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 × 10⁻² मीटर। सेंटीमीटर को हम मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10⁻² से गुणा कर देंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक, और मीटर में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि मीटर एक यसाई मात्रक है। ठीक, तो हम विभव का फार्मूला लगाएंगे। विभव का फार्मूला अभी हमने क्या पढ़ा है, V = 1/4πε0 Q/r। ठीक, इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻9। इसको हम पहले ही अध्याय में पढ़ चुके हैं। और Q की वैल्यू कितना है, 1 कूलाम, त्रिज्या कितनी है हमारे, 10⁻² मीटर। ठीक, इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, 9 × 10⁻9 ये 10⁻² नीचे है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, 10⁻²। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 × 10 की घाते, ये घात भी प्लस में है यानी +9 है, ये भी +2 है यानी माइनस कोई नहीं, तो 9 और 2 घात जुड़ जाएगी यानी 11 हो जाएगा। तो हमारा विभव कितना आ गया, 9 × 10⁻11 वोल्ट। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं 1 नंबर 2 नंबर में, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो हम एक न्यूमेरिकल और सॉल्व कर लेते हैं। देखो बीच बीच में न्यूमेरिकल करते रहेंगे ना, इससे क्या होगा, आपको मज़ा आता रहेगा, थ्योरी भी साथ साथ में, न्यूमेरिकल भी साथ साथ में, प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक, तो ये न्यूमेरिकल में क्या दिया है, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻5 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा, यही हमको निकालना है। तो वही बेसिक मेथड कि जो जो दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। ठीक, क्या दिया है इसमें, विभवांतर 50 वोल्ट। विभवांतर 50 वोल्ट दिया है, और आवेश कितना दिया है, आवेश यानी Q कितना दिया है, 2 × 10⁻5 कूलाम। कितना कार्य करना पड़ेगा, कार्य हमको निकालना है, यानी W। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा जब चैप्टर स्टार्ट हुआ, विभवांतर जब हमने पढ़ा, वैद्युत विभवांतर, तो उसमें फार्मूला क्या पढ़ा था, VA - VB, यानी इसको हम विभवांतर कहते हैं।
W/Q0। Q0 तुम्हारा यही है क्योंकि वहाँ पे परीक्षण आवेश था, चाहे उसको केवल आवेश बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको W ज्ञात करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं W = ये विभवांतर चीज़ है, ये जो चीज़ है इसको हम विभवांतर बोलते हैं। ठीक, चाहे केवल V भी लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो W अगर हम निकालेंगे क्या हो जाएगा, V × Q0। ठीक, तो आगे चलते हैं। तो W हम निकालेंगे, V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है 50 वोल्ट। इसको हम लिख देते हैं 50 गुणे Q0 की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻5 कूलाम, और इसका वोल्ट है, उसका कूलाम। ठीक, वोल्ट कूलाम चाहे लिख दें यहाँ पे, वोल्ट × कूलाम दोनों का मात्रक है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 50 × 100 × 10⁻⁵। 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻², क्यों, 10⁻100। ठीक, और ये 10⁻⁵ है। तो हमने एक बेसिक सी चीज़ पढ़ी है। देखो कैलकुलेशन में कहाँ दिक्कत आती है, जहाँ 10 की पावर इधर उधर होने लगती है वहीं से स्टूडेंट्स को दिक्कत आने लगती है। ठीक, तो इसको आप एकदम ध्यान से देखिए। देखो दोनों की बेस सेम है, यहाँ भी 10 है, यहाँ 10 है, तो घात जुड़ जाती है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे 2 और ये -5 जुड़ेगी, प्लस माइनस माइनस होता है, तो कितना आ गया, 10⁻³ जूल। कार्य का मात्रक जो होता है जूल, उसको चाहे आप वोल्ट कूलाम बोल ले या कूलाम वोल्ट, लेकिन जो हम व्यवहारिक भाषा में यूज करते हैं तो कार्य का मात्रक जूल होता है, 10⁻³ जूल। ये हमारा आंसर आ गया, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। देखो यार, हमने जब पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें क्या था, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। पहले चैप्टर में मैंने आपको बोला था कि पहले चैप्टर की बेसिक चीज़ें आगे आने वाले चैप्टर्स में यूज होंगी, वो चीज़ अब आपको यहाँ पे दिखेगी। अगर आपने ध्यान दिया है तो आपको यहाँ समझने में बहुत आसानी होगी। अगर आप भूल गए हैं एक बार जाके रिवाइज कर लीजिएगा, और मैं यहाँ पे तो समझा ही दूंगा। ठीक, तो देखो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, जैसे मान लो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया ना। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिसमें 2 ध्रुव होते हैं, पहला यहाँ पे -Q होता है, यहाँ पे +Q, और ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी क्यों भैया, क्योंकि ये बहुत छोटी दूरी होती है। ठीक, देखो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया, तो इसके कारण जो वैद्युत विभव आता है उसको हम ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। ठीक, इसकी 2 स्थितियां होती हैं, इसकी दो स्थितियां कौन कौन सी, पहली स्थिति हो गई अच्छी स्थिति, और दूसरी हो गई अच्छी स्थिति, मतलब कि जब मान लो द्विध्रुव ऐसे रखा है, इसकी अक्ष पे जब हम ज्ञात करेंगे, यानी इसकी लाइन में एक्सियल डायरेक्शन में, तब हम उसको क्या बोलेंगे, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र मतलब वैद्युत विभव निकालेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण। और क्या हो जाएगा, निरक्षी स्थिति, दूसरा वाला। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम पहले देखते हैं अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। ठीक, तो अब हम पहला देखते हैं अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। ठीक, देखो पहले हम विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। ठीक, मान लो हमारा हो गया विद्युत द्विध्रुव।
ठीक। और इसका ये मान लो केंद्र हो गया O, और यहाँ पे इसके अक्ष में मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है P, और इसी P बिंदु पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक, मान लो यहाँ O से P बिंदु की दूरी कितनी है R। ठीक, और ये द्विध्रुव की दूरी मतलब लंबाई 2L होती है, ये तो आपको पता ही है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये दूरी L प्लस में ये दूरी भी L। ठीक, जब 2L है तो अगर बीच से देखेंगे तो दोनों LL हो जाएगा। ठीक, ये भी दूरी L हो गई। अब देखो, अगर हम -Q से लेंगे अब ये वाली P बिंदु की दूरी, तो कितना हो जाएगी L प्लस R, या R प्लस L लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आगे पीछे। और हम अगर ये प्लस Q बिंदु से लें तो क्या हो जाएगा, R में से L घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगी। देखो ध्यान से देखो, R की दूरी यहाँ से यहाँ तक है, और हमें कौन सी दूरी निकालनी है, प्लस Q से P तक की। तो इसको हम कैसे निकाल लेंगे, अगर R में से हम L को घटा दें तो हमें ये दूरी मिल जाएगी। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R माइनस L। यहाँ तक की जो दूरी है ये R माइनस L हो गई, ये R प्लस L या L प्लस R। ठीक, अब जब हम बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो हम ऐसे लिख लेंगे कि माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, और इसके केंद्र बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। तो ऐसे आप नोट्स में यानी अपने एग्जाम पुस्तिका में लिख लेना। ठीक, यहाँ पे हम सीधा डेरिवेशन करवाते हैं। अब देखो हम क्या लिखेंगे, -Q के कारण विभव। ठीक, ये जो -Q आवेश है इसके कारण P बिंदु पर विद्युत विभव, P बिंदु पर ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसको हम मान लो V1 मान लेते हैं। विभव का फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0। फार्मूले आप दिमाग में रखिए, नहीं तो एग्जाम में बहुत दिक्कत होगी। देखो मैक्सिमम फार्मूले सिमिलर हैं, अगर एक याद हो जाएगा तो अगला याद करने में आसानी होगी, क्योंकि देखो कई चीज़ों में आपका 1/4πε0 आ रहा है। तो विभव का फार्मूला क्या हो गया, 1/4πε0 इंटू -Q बाई दूरी कितनी है यहाँ से -Q से P तक की, R प्लस L। ठीक, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक, अब हम लिखेंगे +Q आवेश के कारण P पर विभव, बिंदु P पर विभव। हमने -Q के कारण देख लिया, अब हम +Q के कारण के देखेंगे। ठीक, +Q के कारण P बिंदु पर विभव। ठीक, क्या हो जाएगा, इसको हम V2 बोल देते हैं। V2 क्या हो जाएगा, फार्मूला तो सेम ही रहेगा, 1/4πε0 इंटू ये है +Q, इसको हम ऐसे लिख देते हैं Q अपान R माइनस L। ठीक, ये हो गया समीकरण 2। R माइनस L कैसे भैया, क्योंकि इसकी दूरी जो है Q से P की दूरी जो है R माइनस L है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। देखो जहाँ ना समझ में आए थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा मुझसे। तो अब हम आगे चलते हैं। देखो ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, क्योंकि
क्योंकि विद्युत विभव जो है विद्युत विभव एक अदिश राशि है। देखो विद्युत विभव जो है हमारा एक अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। और जबकि विद्युत क्षेत्र क्या था, वो सदिश राशि थी, उसमें दिशा भी थी। ठीक, क्योंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है तो इसको हम जोड़ने के लिए सीधा जोड़ देंगे। अगर हमें परिणामी निकालना है, परिणामी विभव मतलब कुल विभव, V निकालेंगे क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। हमें ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी भैया कि यह एक अदिश राशि है और इसका परिणामी विभव हम सीधा सीधा क्यों जोड़ रहे हैं। देखो सदिश राशि अगर होती तो सदिश राशियों को जोड़ने के लिए हम सदिश नियम का पालन करते हैं, और जब अदिश राशि होती है तो उसको हम सीधा जोड़ लेते हैं, तो इसीलिए हमने इसको लिखा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। देखो V1 की वैल्यू क्या है, समीकरण 1 में 1/4πε0 इसको एज इट इज लिख देते हैं -Q/R+L, प्लस में V2 की वैल्यू क्या है 1/4πε0 इंटू Q/R-L। ठीक, अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, 1/4πε0 और 1/4πε0 दोनों में कॉमन है और Q भी कॉमन है। ठीक, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, मान लो कॉमन ले लिए Q/4πε0। ठीक, अब अंदर क्या बचेगा, -1/R+L प्लस 1/R-L। ठीक, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। Q/4πε0, देखो तिर्यक गुणा कर लेते हैं या एलसीएम ले लेते हैं। मान लो तिर्यक गुणा करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा -R-L प्लस, और ये R+L है, इसका गुणा इधर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा R+L। ठीक, बटे में R+L एक कोष्टक में, एक कोष्टक में R-L। ठीक, अभी तक सब कुछ सही है। अब देखो 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक, अभी थोड़ा सा तो आ ही जाएगा। 4πε0 कोष्टक, अब देखो ये क्या हो जाएगा -R, ये कोष्टक हम खोल देंगे। ठीक, -R+L और यहाँ पे क्या है +R+L। ठीक, अपान में देखो एक फार्मूला रहता है a² -b², इसको हम क्या बोलते हैं a+b, एक कोष्टक में, एक कोष्टक में a-b। ठीक, सेम कंडीशन यहाँ पे, ऐसा नहीं लग रहा R+L R-L कि एक कोष्टक में a+b है, एक कोष्टक में a-b। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R² - L², इसको हम लिख देते हैं ऐसे R² - L²। ठीक, यहाँ तक समझ में आया है कि नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक, यहाँ तक आया है, कोई बात नहीं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मान लो इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, शॉर्टकट में लिख देते हैं कि विद्युत विभव क्या है, अदिश राशि।
ठीक, इतना आप समझ लीजिएगा। और इसको भी बस मैंने बताने के लिए लिखा था, इसको भी मिटा देते हैं। अब हम और आगे चलते हैं। ठीक, देखो अब क्या हो जाएगा, ये माइनस आर है, ये प्लस आर है, ये दोनों कट गए। ठीक, अब बचा क्या यहाँ पे 2l, ऊपर क्या बचा है 2l। इसको हम और आगे चलते हैं। यहाँ क्या बचा है q/4πε0, और ऊपर बचा है 2l, और नीचे क्या बचा है r² - l²। ठीक, अब देखो एक चीज क्या है, ये r जो है ना, ये जो r दूरी है बिंदु O से लेके यहाँ तक, उसकी तुलना में l जो है बहुत छोटी दूरी है। ये तो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हूँ मैं, मतलब दिखाने के लिए इतना बड़ा मतलब l दिख रहा है। जब आप एक्चुअल में द्विध्रुव लेंगे, जैसे किसी तत्व के अंदर, या जैसे केमिस्ट्री में द्विध्रुव होता है, ये तो बस पढ़ाने के लिए यहाँ पे इतना बड़ा दिखाया जाएगा, तो उसमें l की वैल्यू बहुत छोटी होती है। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि r इज ग्रेटर देन l, मच ग्रेटर देन l, इसलिए हम इसको ऐसे लिख देंगे r² - l² = लगभग r²। ठीक, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि l को बहुत छोटी दूरी मानते हैं ना, इसलिए r की तुलना बहुत छोटी है, इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, ऊपर बचा 2ql/4πε0, और ये क्या हो गया, नहीं इसको थोड़ा अच्छे से हम लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिख लें 1/4πε0 और q × 2l, इसको हम ऐसे लिख लें 2ql/, ये क्या हो गया r²। ठीक, अब 2ql ये सुना सुना लग रहा है भैया, ये हमने कहाँ पढ़ा था, पहले चैप्टर में। 2ql क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि पहला चैप्टर जो है वो बेस है आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। P = होता है 2ql, ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V = 1/4πε0, 2ql की जगह P/r²। ठीक, ये आ गया हमारा फार्मूला, यही हम डेरिवेशन करना चाह रहे थे। ठीक, देखो इस डेरिवेशन को मैं एक बार और स्टेप वाइज समझा देता हूँ। ठीक, पहले हमने एक विद्युत द्विध्रुव लिया, इसके केंद्र से O से P बिंदु लिया r दूरी पर। ठीक, P बिंदु पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना था, और उसके बाद पहले हमने क्या किया, -q के कारण विभव निकाला बिंदु P पर। वो कितना आया, V1 = 1/4πε0 -q/r+l। सेम उसी तरह हमने +q के कारण बिंदु P पर विभव निकाला, ये जो +q है इसके कारण P पर। ठीक, तो यहाँ भी दूसरा समीकरण आ गया क्या, V2 = 1/4πε0 q/r-l। ठीक, ये कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बस कैलकुलेशन है, आपको स्टेप वाइज करते जाना है। इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस, कम से कम 2-4 बार करिए, तभी आपको मतलब याद होगा, क्योंकि एग्जाम में अगर ये कई बार आ चुका है। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, विद्युत विभव एक अधिक राशि है, इसलिए इसका परिणामी विभव सीधे सीधे जोड़ देंगे हम। V = क्या हो जाएगा, V1 + V2। फिर हमने V1 की वैल्यू रख दी, V2 की वैल्यू रख दी, जो कॉमन था q/4πε0 उसको कॉमन ले लिया, और जो अंदर बचा उसको फिर सिंप्लीफाई किया हमने। उसके बाद यहाँ आ गए, -r से -r कट गया, ऊपर 2l बचा था, नीचे r² - l², और r को हम देखो l जो है r से बहुत छोटा है, इसलिए हम l को निगलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आ गया 1/4πε0 2ql/r²। ठीक, 2ql हमारा P होता है, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम लिख देते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक,
बस वही हमने 2QL की जगह P लिख दिया, यही आ गया हमारा फार्मूला। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो हमने अब अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव देख लिया विद्युत द्विध्रुव के कारण। अब हम निरक्षीय स्थिति में देखेंगे। ठीक, देखो पहले हम एक द्विध्रुव बना लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारा एक मिनट, मान लो ये हमारा एक द्विध्रुव हो गया। ठीक, यहाँ पे हो गया -Q, यहाँ पे हो गया +Q। इनके बीच की दूरी कितनी है? 2L। ठीक, देखो पहले वाले में क्या था, अक्षीय स्थिति में कि द्विध्रुव जैसे रखा है तो इसी की दिशा में यानी इसके अक्ष में ही हमें विद्युत विभव निकालना था। इस बार हमें क्या करना है, इसके निरक्ष में यानी अक्ष पे नहीं, इधर निकालना है या नीचे, ऊपर या नीचे ज्ञात करना है। ठीक, मान लो यहाँ पे हम एक बिंदु P ले लेते हैं। मान लो यहाँ एक बिंदु हो गया P। ठीक, यहाँ पे हमको विद्युत विभव निकालना है। इसमें भी आप ऐसे लिख लीजिएगा कि माना एक द्विध्रुव AB है। ठीक, इससे निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु है P जहाँ पे हमें विद्युत विभव निकालना है या ज्ञात करना है, ऐसे आप लिख लीजिएगा। ठीक, हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं क्योंकि हम सीधा डेरिवेशन कर रहे हैं और थोड़ा सा टाइम भी बचेगा। ठीक, देखो अब हमें विद्युत विभव के फार्मूले में क्या होता है, 1/4πε0 Q/r, r यानी दूरी। तो अगर हम -Q के कारण आप विभव निकालना चाहेंगे P बिंदु पर, तो हमें दूरी भी निकालना पड़ेगा। दूरी हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से हम एक लंब यहाँ पे खींच सकते हैं। मान लो यहाँ पे इसका मिड पॉइंट हो गया, यहाँ से अगर हम सीधे आएंगे, मान लो यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है ना, हमने यहाँ पे एक लंब खींच दिया। अब ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, इस साइड भी और इस साइड भी, तो कितना हो गया, ये हो गया समकोण त्रिभुज, ये भी एक हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ये चीज़ तो हमने कक्षा 4-5 में ही पढ़ ली थी। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे कैसे, देखो AP की दूरी हमें निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है भैया कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी आधार और लंब ठीक के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो अगर हमें ये निकालना है, और एक चीज और पहले से दी हुई है कि ये दूरी जो है लंब की दूरी, ये r है। ठीक, और जब ये इसका मिड पॉइंट है यानी मध्य बिंदु है, तो ये भी L हो जाएगा। एक साइड की दूरी L और ये दूसरे साइड की दूरी L, क्योंकि टोटल दूरी 2L है। अब हमारे पास लंब की भी वैल्यू पता है R और आधार की भी वैल्यू पता है L। हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण हम कैसे निकालेंगे, कर्ण यानी AP हम कैसे निकालेंगे, AP हम ऐसे निकाल लें, अंडर रूट में इसका L² प्लस में R²। देखो ये एकदम बेसिक चीज़ है, इसमें मत कंफ्यूज हो जाना भैया ये अंडर रूट कहाँ से आ गया, तो इसको हम समझा ही देते हैं आपको। ये अंडर रूट कैसे आया, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण पे बना मतलब कर्ण का स्क्वायर जो होता है इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर R² प्लस आधार के स्क्वायर, इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो यही चीज जब AP हमने लिखा है तो ये स्क्वायर हट गया तो इधर अंडर रूट लग गया। ठीक, AP की वैल्यू कितनी है, L² प्लस R²। ठीक, तो अब हम देखेंगे -Q के कारण P बिंदु पर विभव। ठीक, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे आप लोग भी एग्जाम में लिखिएगा, -Q के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक, क्या हो जाएगा,
इसको हम V1 मान लेते हैं। 1/4πε0 -q अपान क्या आ जाएगा, ये दूरी कितनी है, अंडर रूट में L² + R²। ठीक, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम देखेंगे समीकरण नंबर 2 कैसे लाएंगे। अब हम देखेंगे +q के कारण बिंदु P पर विभव, -q के कारण हमने देख लिया बिंदु P पर, उसको हम लिख लिए। अब हम +q के कारण बिंदु P पर विभव देखेंगे। ठीक, देखो इसमें भी कोई तोप चीज नहीं है, बस सिंपल कैलकुलेशन है। आप बस स्टेप वाइज चीजें देखते जाइए, फिर अपने से 2-3 बार प्रैक्टिस करिए। ठीक, -q के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक, इसको हम V2 नाम दे देते हैं। तो V2 क्या हो जाएगा हमारा, 1/4πε0 q अपान, ये जैसे जो दूरी ये है वही दूरी ये भी है। क्यों, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, दोनों समान हैं। देखो, क्योंकि दोनों समकोण त्रिभुज हैं और ये भी दूरी L है, ये भी दूरी L है और ये दूरी R दोनों के लिए कॉमन है, तो इसकी भी वैल्यू वही आएगी, क्या, अंडर रूट में L² + R²। ठीक, जो वैल्यू AP की होगी वही वैल्यू BP की भी होगी। ठीक, तो यहाँ भी हम लिख देते हैं क्या, अंडर रूट में L² + R²। ठीक, अब देखो, अब हमें अगर परिणामी विभव निकालना है, अभी हमने देखा ना कि विभव अदिश राशि है, तो इसको हम सीधा जोड़ देंगे। परिणामी विभव यानी V टोटल, परिणामी विभव हम लिखेंगे V क्या हो जाएगा, V1 + V2। अब इसको हम आगे थोड़ा यहाँ लिखते हैं। देखो V1 की वैल्यू क्या है, ठीक, देखो हम V1 की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, मान लो V1 की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 -q, या इसको हम आगे भी माइनस लगा सकते हैं। 1 मिनट, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। V = क्या लिखेंगे, -1/4πε0 q अपान, ये जो यहाँ पे माइनस मल्टीप्लिकेशन में था इसको हम आगे कर लिए, बस यही सिंपल सी बात है। नीचे क्या है, अंडर रूट में L² + R²। ठीक, प्लस V2 की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 q अपान अंडर रूट में L² + R²। ठीक, देखो अब यहाँ पे हमें दोनों चीज़ें सेम दिखाई दे रही हैं। 1/4πε0 q अपान अंडर रूट में L² + R²। बस फर्क क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। हम तो डूबेंगे सनम तुमको लेकर, मतलब ये इसको लेकर डूब गया, दोनों कट गए आपस में। ठीक, क्या आ गया भैया, ये आ गया 0, इसको लेके खत्म कहानी। यहाँ पे विभव क्या हो जाएगा, निरक्षी स्थिति में विभव 0 होता है, अच्छी स्थिति में विभव जो हमने ज्ञात किया था वहाँ पे फार्मूला आया था। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए।